बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 9 के अंदर क्यू डाटा स्ट्रक्चर की डिस्कशन है। क्यू ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जिसको फीफो या फाइफो कहते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर था जिसे लीफो या लाइफो भी पढ़ लेते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। वो एलिमेंट जो सबसे एंड पे आता है स्टैक के अंदर वो सबसे पहले आउट होता है, टॉप पे पड़ा होता है ना, तो उसी को फेच किया जाता है। जबकि हमारे क्यू के अंदर जो पहले आया वही पहले निकलेगा। एक क्यू जैसे होती है, लाइन बनी हुई होती है कि जो फ्रंट पे है वही बाहर निकलेगा, फिर उसके बैक पे, फिर बैक पे, और जो सबसे एंड पे है वो सबसे बाद में जाएगा। क्यू के ऑपरेशन इन क्यू डाटा रखने के लिए, डाटे को प्लेस करने के लिए। अच्छा, स्टैक के अंदर एक ही पॉइंटर यूज होता था जिसे टॉप कहते हैं, जबकि क्यू के अंदर दो पॉइंटर यूज होते हैं, एक को रियर कह देते हैं और एक को फ्रंट कहते हैं। फ्रंट वो पॉइंट जहां से डाटा रिमूव होता है। फ्रंट पे जो बंदा खड़ा है उसे पहले चीज मिलती है, वो पहले गेट से बाहर निकलता है, वो पहले रिमूव होगा। और जो आने वाला है वो सबसे टेल पे है, उसे रियर कह देते हैं। टेल भी बाज़ बुक्स में यूज किया गया है। तो हम अगर वैल्यू पुट करनी है तो उसके लिए फंक्शन इन क्यू बनाया है। इसको वैल्यू देंगे, वो वैल्यू कहाँ पुट होगी? रेयर ऑफ द क्यू के। और अगर डी क्यू किया है, जिस तरह पॉप करते हैं, पॉप में फिर वैल्यू नहीं देते। डी क्यू का मतलब भी वैल्यू उठाना है क्यू से। अब क्यू के फ्रंट से वैल्यू उठाई जाती है, रियर पे वैल्यू रखी जाएगी, फ्रंट पे वैल्यू से उठाई जाएगी। और फ्रंट वर्ड फ्रंट देखने के लिए कहाँ पे है? इज एम्प्टी फंक्शन, जैसे नाम से रिटर्न बात बता रहा है कि क्यू एम्प्टी है। इसी तरह इज फुल भी इस पे अप्लाई सकते हैं कि क्यू फुल है कि फिल है कि नहीं है। फिल तो तभी होगी जब एरे डाटा स्ट्रक्चर यूज किया गया। अब दोनों की इम्प्लीमेंटेशन दिखाई गई है कि पहले हम देखते हैं कि क्यू की इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट के अंदर क्यू किस तरह परफॉर्म होती है। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास क्यू में है, 1 फ्रंट पे है, सबसे पहले आया था, फिर उसके बाद 7 आया, फिर 5 आया उसके पीछे, फिर 2 आया सबसे एंड पे। तो रियर हमारा 2 पे है। अब और वैल्यू अगर 3 आती है तो रियर को एक स्टेप मूव करके 3 यहाँ पे आ जाएगी। और अगर हमने कोई वैल्यू उठानी है तो वो फ्रंट से उठेगी और फ्रंट एक स्टेप आगे मूव कर जाएगा। लिंक लिस्ट में देखें, इस साइड पे वैल्यू रखते जाएंगे, बैक साइड पे ये फ्रंट है, पहली वैल्यू बनी तो फ्रंट के पास पॉइंट कर दिया कि ये पहला बंदा है, फिर 7 उसके पीछे, 5 उसके पीछे। बस स्ट्रक्चर ये यूज किया गया लिंक लिस्ट को कि इसमें एक डाटा रखने के लिए 2 नोड हैं, 1 रखा है और सेकंड पार्ट जो है वो पॉइंट कर रहा है, जिस तरह लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर है। अब डाटा उठाने के बाद डीक्यू फंक्शन अप्लाई किया है तो डेफिनेटली फ्रंट से ही डाटा रिमूव होगा। जब फ्रंट से रिमूव हुआ तो फ्रंट एक स्टेप आगे चला जाएगा। पहले डाटा उठा लेंगे और फिर उसको एक स्टेप आगे ले जाएंगे। वो लेके कैसे जाएंगे हमें यहाँ से पता होगा, उसका एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे तो उसमें ये चीज आ जाएगी। अब एन क्यू की है और वैल्यू दी है 9, तो हमें पता है कि वो रियर यहाँ पे था, नया नोड बना और 9 रखा और इसे कहा कि ये हमारे पास रियर है। और रियर में एक और बात के लास्ट वाला जो नेक्स्ट नोड है उसको नल करेंगे। अब ये दोनों ऑपरेशन यहाँ पे उसके अंदर दिखाए गए हैं कोड के अंदर। डी क्यू डेक भी से पढ़ लेते हैं, ये डाटा को रिमूव करने के लिए। इन डाटा टाइप की वापसी हमें एक इंटीजर मिलेगा क्योंकि डाटा इंटीजर टाइप का रखा हुआ है और डेक फंक्शन का नेम रख लिया है हमने। वैल्यू जो ये 7 पड़ा है या 1 था, उसको कैसे गेट करेंगे कि ये कौन सा पॉइंटर है? फ्रंट, और फ्रंट का आगे कौन सा हिस्सा है? ये वैल्यू वाला। तो वैल्यू वाला जो हिस्सा था वो गेट फंक्शन से हम सिंपल गेट वैल्यू, गेट नेक्स्ट नहीं है, ये गेट वैल्यू है और ये गेट नेक्स्ट है। तो गेट फंक्शन जो बनाया था वो हमें ये 7 उठा के देता है।
फ्रंट का गेट 7 आ गया x के पास। अब क्या करना है, अब हमने इस फ्रंट को एक स्टेप आगे मूव करना है। इससे पहले क्या किया है, हमने पूरे के फ्रंट को p के अंदर रख दिया नोड बना के। ये सिर्फ इसलिए है कि हम इसको रिमूव कर सकें, डिलीट p करेंगे ताकि ये जगह खाली हो जाए, वरना ये 7 भी पड़ा रहेगा, ये लोकेशन रिजर्व रहेगी, ये आगे निकल जाएगा। तो इसको रिमूव करने के लिए जस्ट हमने ये वाला काम ना भी करें तो भी आपका एल्गोरिदम ठीक होगा, बट ये है कि फ्रंट को हमने p के अगेंस्ट कर दिया कि ये एक नोड है पूरे का पूरा। अच्छा, वो दूसरा काम जो करना था, फ्रंट का जो गेट नेक्स्ट है वो पॉइंट करेगा कि अब ये फ्रंट है। जो पहले फ्रंट था, फ्रंट कौन सा था, ये। गेट नेक्स्ट कौन सा है, ये। ठीक है, ये गेट नेक्स्ट क्या बताता है, इस वाले नोड को, तो ये फ्रंट उस वहां चला जाएगा। गेट नेक्स्ट उठाओ फ्रंट में से, और वही एक्चुअली अब फ्रंट है। p को डिलीट कर दिया जैसे पहले हमने डिस्कस किया, रिटर्न नेक्स्ट कर दिया कि वैल्यू को रिटर्न कर दो, ये फंक्शन वापस रिटर्न कर देगा। ये वाला काम है जी हमारे पास डेक का या dq फंक्शन का। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास फंक्शन है nq, डाटा एंटर करने के लिए। अगर हम ग्राफिकली हिस्से को दोबारा एक दफ़ा देखें कि अगर हम वैल्यू ऐड करना चाह रहे थे nq की, हमने तो क्या किया, हमने पहले एक नोड बनाया, ठीक है, फिर उसके अंदर वैल्यू रख दी गेट वाले सेट वाले हिस्से पे, और फिर इसको रियर को एक स्टेप आगे मूव कर लिया। ये 3-4 काम इसके अंदर परफॉर्म होंगे। ये देखें nq और फिर वैल्यू x, कोई भी सी वैल्यू दी, जैसे 9 दिया है, ठीक है, और void बता रहा है कि वापस कुछ नहीं आएगा, बस वैल्यू अंदर सेट हो जाएगी। नोड क्लास की मदद से न्यू नोड के नाम से एक नोड बनाया और उसके अंदर ये न्यू नोड। अच्छा, ये एक डिफरेंस है, न्यू और नोड के दरमियान में फ़र्क है। ये कीवर्ड है न्यू जो नोड बनाता है, और ये वाली है नोड क्लास। इस क्लास का एक नोड बना दो, और ये एक किस्म का एक वेरिएबल है नोड टाइप का। यहाँ ABC कुछ भी रख सकते हैं आप, ठीक है। तो न्यू नोड ये कंफ्यूज करती हैं चीज़ें। यहाँ आप करंट नोड कर लें, या सिंपल तौर पे यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पे y लिख लें, फिर ये आएगा y को सेट किया, y का सेट वाले हिस्से में वैल्यू रख दी, ठीक है। ये दो फंक्शन, वो इसकी ज़्यादा क्लैरिटी कोड के साथ प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन करेंगे हम, तो उसको अंडरस्टैंड कर लें जिन्होंने कोड को ज़्यादा डीपली वर्क करना है। ये ऐसे नहीं आएगा, पर हल्की फुल्की अंडरस्टैंडिंग ले लें इससे। और इसी तरह वही y अगर हमने लिया है, y का जो सेट नेक्स्ट वाला हिस्सा है उसको नल कर दो, ताकि ये हो कि ये आखिरी नोड है। और फिर रियर के जो सेट नेक्स्ट में चीज पड़ी हुई है वो न्यू नोड है, कि रियर का एक स्टेप आगे कहाँ लेके जाना है, न्यू नोड के ऊपर। रियर को सेट नेक्स्ट कर दो न्यू नोड के तौर पे, और रियर पॉइंट करेगा अब न्यू नोड को, कि हमारा ये रियर अब न्यू नोड है, वो एक स्टेप आगे मूव हो जाएगा। इसी तरह दो फंक्शन आगे जो डिक्लेयर किए गए हैं वो वही हैं, फ्रंट है, रिटर्न कर दे फ्रंट का गेट, उसके अंदर वैल्यू पड़ी होती है गेट फंक्शन के अंदर, सेट में वैल्यू रखी जाती है, गेट से वैल्यू फेच की जाती है। तो ये फंक्शन गेट वाला पहले ही डिक्लेयर है नोड वाली क्लास के अंदर, तो बस फ्रंट इंडिकेट करेंगे, वो फ्रंट का जो नोड वाला हिस्सा है वो दे दो, तो वो ही फ्रंट की वैल्यू होगी। और अगर एम्प्टी चेक करना हो तो हम क्या करते हैं कि फ्रंट अगर नल को पॉइंट कर रहा है, इट मीन अभी कोई भी वैल्यू नहीं है। रियर अगर नल, रियर तो करता ही नल को है, ठीक है, आखिर पे जो खड़ा होता है, और अगर फ्रंट भी आखिर पे खड़ा हो तो इट मीन कोई भी नहीं है। जी, अब क्यू है यूजिंग एरे। एरे की मदद से भी क्यू बनाई जा सकती है। ये एक एरे लिया हमने, जस्ट 2 पॉइंटर ले लिए और कहा कि 2 जो है ये रियर है, f फ्रंट जो है, आप इसको f और r भी कह सकते हैं।
हमारे अपने बनाए हुए पॉइंटर है। इसकी एक्सप्लेनेशन लिख रहे हैं, आर इज द रियर ऑफ द क्यू। और रियर ऑफ द क्यू क्या चीज है कि वो पॉइंट जहां पे वैल्यू इंटर की जाती है, अ पॉइंटर दैट इंडिकेट टू इंसर्ट अ वैल्यू। अब 1752 तो यहाँ पे रियर है इंडेक्स 3 के ऊपर और 0 इंडेक्स पे फ्रंट है, क्योंकि एरे है 0 से स्टार्ट हो रहा है। अब देखें, जब हमने फंक्शन परफॉर्म करना है NQ तो क्या होगा, हमारा जो रियर है उसको एक स्टेप आगे ले जाएं और वहां वैल्यू रख दें, और रियर एक स्टेप आगे होने से यहाँ 4 हो गया। नेक्स्ट इससे है NQ8 तो रियर 5 हो गया, 8 वहां पे चला गया। नेक्स्ट है हमारे पास DQ, अब इसको वैल्यू नहीं दी तो जहां पे फ्रंट खड़ा है, फ्रंट कहाँ पे खड़ा है, फ्रंट 0 पे है, तो यहां से वैल्यू उठा के फ्रंट को 1 पे ले जाएंगे। ये देखें, अब फ्रंट 1 हो गया। फिर हमारे पास DQ है, फिर वैल्यू उठाई और फ्रंट अब 2 हो गया। इसी तरह नीचे हमारे पास NQ9 है और NQ12 है, तो ये वैल्यू 9 और 12 और रियर को मूव करते जाएंगे। बस जब वैल्यू एंटर करनी है तो रियर मूव होगा, जब वैल्यू पिक करनी है, उठानी है तो फ्रंट यूज होगा। लास्ट में हमारे पास सर्कुलर क्यू। अगर हम लास्ट एलिमेंट को पहले के साथ मिला दें तो एक सर्कल बन जाता है, तो इसे सर्कुलर क्यू भी कह देते हैं, कि जब आखिरी एलिमेंट पे पहुंचेगा फिर वापस वो पहले पे आ जाएगा। इसके फंक्शन भी वैसे ही है, इज फुल अगर रिटर्न कर दे नो एलिमेंट इज इक्वल टू साइज, अगर साइज और नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हों तो वो क्या रिटर्न कर दे, ट्रू के अब ये फिल हो गया है, भरा हुआ है, जगह नहीं है इसके अंदर। इज एम्प्टी का फंक्शन है कि अगर रिटर्न करे नो रिटर्न इज डबल इज इक्वल टू 0, कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट और 0 के बराबर है तो इसका मतलब कोई एलिमेंट ही नहीं है, लिहाजा ये एम्प्टी होगी, वापसी ट्रू रिटर्न कर देगा। अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारे पास DQ का फंक्शन सर्कुलर क्यू के अंदर। DQ का फंक्शन है और सर्कुलर क्यू है हमारे पास। तो फ्रंट पे एरे में जो वैल्यू पड़ी हुई है वो X के अंदर आ गई और अब फ्रंट को मूव करवाना है। फ्रंट को वैसे इसमें सिंपल तौर पे फ्रंट +1 करते हैं, लेकिन चूंकि ये सर्कुलर क्यू है लिहाजा रिमाइंडर साइज ले लेंगे। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर हमारी पूरी एरे जो है वो 10 एलिमेंट है तो रिमाइंडर 10 लेंगे, जब भी 11 एलिमेंट पे जाएगा तो वो कहाँ पे चला जाएगा, 1 पे, क्योंकि 10 के बाद फिर उसको वापस 1 के साथ जोड़ दिया गया है। इसी को सर्कुलर क्यू कहते हैं। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 और 7 के बाद जो है वो 0 आ जाएगा वापस इसी जगह पे। अगर हमारे पास हमारा फ्रंट 7 पे, रियर 7 पे है और एक स्टेप आगे लेके जाना है तो वो 0 पे जाएगा, लिहाजा 7 + 1 6 + 1 7, रिमाइंडर 7 तो वो 0 पे ले जाएगा। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है कि फ्रंट जहां पे उसमें 1 का इजाफा कर दो और रिमाइंडर उसके साइज से ले लो। नंबर ऑफ एलिमेंट में 1 को माइनस कर दो, क्योंकि अब एलिमेंट 1 कम हो गया है, और रिटर्न वैल्यू को रिटर्न कर दो जो हमने ली है, वहां से गेट की है। क्यूज का यूज क्या है, क्यूज भी काफी सारी इम्प्लीमेंटेशन में यूज होती है, जिसमें कुछ एग्जांपल ये दी हुई हैं सिमुलेशन के अंदर। सिमुलेशन क्या चीज होती है कि आपने एक
स्ट्रक्चर सा बना लेना है। जैसे बैंक के अंदर यहाँ पे भी एग्जांपल दी हुई है कि उसका एक सिमुलेशन बन गया कि लोग आ रहे हैं, एक्चुअली लोगों को रिप्रेजेंट किया हुआ है कि अगर कोई ये एक टोकन आया, दूसरे के पास भी टोकन आया, तीसरे के पास भी आया, वो तीनों इकट्ठी रोज चल रही हैं, जबकि टोकन 1-1 करके कम हो रहा है। तो रो क्यू एक ही है, लेकिन वो अलग अलग 3 लोग चला रहे हैं, 3 क्यूज हैं। तो वहां इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूज होती है।